सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्लास 10 से रिलेट करता है और सिविक्स का पार्ट है, आप सभी जानते हो अच्छे से। प्रीवियसली हमने इसका एक लेक्चर देखा जिसमें हमने मैक्सिमम चीज़ें इसकी कवर कर ली, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और लास्टली हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो ये डाइवर्सिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर डिविजन्स क्रिएट कर देती हैं। कई बार तो ये ओवरलैप हो जाता है और कई बार क्रॉस कटिंग वाला कंसेप्ट सामने लेकर आ जाता है। आज इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ रिव्यू कि हमने क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से हुई, देन फिर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि कैसे हमारे बाय बर्थ कई चीज़ें हमारे साथ में आती हैं, कई डिविजन्स हमारे साथ में आते हैं, डिफरेंसेस साथ में आते हैं एंड कॉन्टिन्यूसली प्रोसीड करते करते सोसाइटी और भी बहुत सारे, कई बार तो अपने आप से बना करके, कई बार नेचुरली कुछ डाइवर्सिटी और डिविजन्स अपने साथ में लेकर आ जाते हैं। ओके, एंड फाइनली हमने ये भी डिस्कस किया कि सोसाइटी के अंदर कैसे जो पब्लिक एक्सेप्ट करती है इन सभी डिविजन्स को, वो इस पे हमने देखा एक स्टोरी के थ्रू जो कि थी मैक्सिकन ओलंपिक की स्टोरी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी जिसके अंदर कौन कौन था, टॉमस स्मिथ, कार्लोस एंड पीटर नॉर्मन। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, होपफुली आपको ये सारा याद है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका में कैसे सिविल राइट मूवमेंट हुआ। सिविल राइट मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम हमने पढ़ा था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके बारे में भी डिस्कस किया था हमने लास्ट में। एंड देन हमने डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स, इसके कंसेप्ट को देखा कि कैसे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज सोसाइटी के अंदर डिविजन्स क्रिएट कर देती हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। इन ओरिजिन्स को भी हमने पढ़ा था, सम पॉइंट्स लाइक बर्थ, चॉइसेस, रिलीजन एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। देन फाइनली हम आ गए थे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस में। इसका हमने शुरुआत करा था, एक तरीके से कह सकते हैं इसका शुरुआत ही हम कर पाए, उसके बाद में वीडियो फिनिश हो गया था। आज इसी से हम शुरुआत करेंगे, बट होपफुली इससे पहले तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव देन प्लीज से ओके, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अदरवाइज हम इसको वापस से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत हमने आपको समझाया है, बट एक बार उस चीज़ को आप स्किप करते हुए यहाँ से बिल्कुल फ्रेश तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ जाएं, सबसे पहले वीडियो देखें, पहले नंबर का फर्स्ट पार्ट, एंड देन इस वीडियो को आप देखें। ये वाला वीडियो मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस वीडियो को बेसिकली या इस चैप्टर को बेसिकली किसी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिन्होंने हटा दिया है, सीबीएसई ने इवन इसको हटा दिया है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनटीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एनटीएससी के अंदर इसका वेटेज रहेगा। कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस बीच में से पूछ लिए जाते हैं, और कई बार तो अगर मैं स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से बात करूं तो ये वाला टॉपिक पूछा जाता है, मोस्ट है ये, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। शुरुआत करते हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। देखो जो पहला सेंटेंस है क्या कहता है, ये सेंटेंस हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहे हैं कि जो सोशल डिविजन्स होते हैं देन कैन टेक प्लेस केवल तब जब कोई सोशल डिफरेंस ओवरलैप करता है एक दूसरे डिफरेंस को। मैंने कल भी इसको समझाया था, बहुत आसानी से डिटेल में समझाया था, फिर समझा रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो सोशल डिविजन्स होते हैं ना, दीज सोशल डिविजन्स केवल तभी हो सकते हैं जब कोई सोशल डिफरेंस किसी दूसरे डिफरेंस को ओवरलैप कर जाए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज अभी समझ में नहीं आई हो, वापस से समझो। मैंने कहा जैसे आप और मैं हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर हमारे और आपके बीच में एक सिमिलैरिटी है, गॉट इट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं समझते होंगे, तो वो आप और हमसे अलग हैं, बट यहां पर ये डिवीजन कैसे होगा, अभी तक उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हिंदी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उनके अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब हम बात करेंगे कि नॉर्थ इंडिया वाले तो अच्छे होते हैं लेकिन साउथ इंडिया वाले अच्छे नहीं होते। जब ये बात हम कह देंगे तो चीजें उनको चुभने लग जाएगी, हालांकि डिवीजन है। तो बात समझें कि पहले ही कोई सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उस सोशल डिफरेंस के ऊपर कोई दूसरा और सोशल डिफरेंस अगर आ जाता है तो ऐसे में ये वाली सिचुएशन क्लैश करने वाली हो जाती है, डिवीजन हो जाता है सोसाइटी का। नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ इंडिया वाले, इनके बीच में फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है जब हम, जैसे आप और मैं इंडियन हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है आप हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, मैं हिंदू रिलीजन फॉलो करता हूँ, या आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ।
ऐसे में मैं इन सभी डिफरेंसेस को, कुछ सिमिलैरिटीज को देख करके कंपैरिजन करना शुरू कर दूं। वहां जब हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं तो वहां से सोसाइटी का डिवीजन क्रिएट हो जाता है। इसको और आसान शब्दों में समझो कि ऑलरेडी जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से एक और डिफरेंस उसके अंदर अगर ऐड कर दें अपन, तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर डिविजन्स हो जाते हैं सोसाइटी के। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज के ये जो भी चीजें हम सामने देख रहे हैं शुड नॉट बी। ठीक है, आगे देखिए बेटा। इसने कहा, इसको और इलेबोरेट इसने किया है कि पहले बार वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर। बात समझें कि जब आपने ये सोशल डिविजन्स कर दिए, सोशल डिवीजन के बाद में क्या कंडीशन आएगी कि कुछ सोशल डिफरेंसेस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अदर देन। मतलब आप किसी एक सोशल डिवीजन को लेकर आए, हिंदी बोलने वाले, लेकिन हिंदी बोलने वालों भी में मुस्लिम या हिंदू, तो ऐसे में यहां पर एक जो डिफरेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेरेटिवली दूसरे के। फिर उसके बाद जो लोग होंगे वो ये फील करने लग जाएंगे कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी अलग है दूसरे लोगों से। ठीक है, तो इसमें सेम वैसा ही हुआ that a people or a person is little bit different due to some reasons, या कोई डिफरेंस है उसके कारण से। सो यहां पर वो कम्युनिटी अपने आप को या तो फिर इंफीरियर या फिर सुपीरियर फील करने लग जाती है। इसी को हम कहते हैं ओवरलैप। गॉट इट? सो बात समझे मेरी? मैंने आपको फिर से कंसीडर करना है, ये चीज समझानी है दैट कि अगर आपके पास में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अगर उस डिफरेंस के ऊपर आपने कोई दूसरे डिफरेंस को मौका दिया और इस डिफरेंस के कारण से आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी से अलग है, तो ऐसे में इसको कहा जाएगा ओवरलैपिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए इसके बाद और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा और इसमें और क्या होता है। हमने एग्जाम्पल लिया था हमने एग्जाम्पल लिया था ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी का प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कि हमने कैसे देखा कि अमेरिका के अंदर जो दो कम्युनिटीज थी जिसमें व्हाइट्स भी थे और ब्लैक्स भी थे। सो यहाँ पे ब्लैक्स एंड व्हाइट कम्युनिटीज के बीच में ये जो डिफरेंस था ये एक कॉमन डिफरेंस था। जब उनका बर्थ हुआ तब ये बाय बर्थ उनको चीजें मिली, ये डिफरेंसेस मिले, बट उसके बाद ऐसा महसूस कराया गया ब्लैक्स को और ऐसा ऑटोमेटिकली ये महसूस करने लग गए व्हाइट्स कि ये तो है इंफीरियर एंड ये है सुपीरियर। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है इसने सोसाइटी के बीच में डिवीजन कर दिया। तो ब्लैक्स को कंसीडर किया गया दैट दे आर पुअर, दे आर होमलेस एंड ये डिस्क्रिमिनेशन करने लायक हैं, एंड व्हाइट्स अपने आप को रिच, अपने आप को सुपीरियर या फिर एक इंपॉर्टेंट रेस समझने लग गए। तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जब आप ब्लैक या फिर आप व्हाइट थे। दिक्कत वहां से होना शुरू हुई जब आपने ब्लैक्स को पुअर या मेजरेबल कंडीशंस में देखा और व्हाइट्स को आपने सुपीरियर या सबसे टॉप देखा सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे में यहां पर प्रॉब्लम होना लाजमी था, सोसाइटी का डिवीजन होना लाजमी था। होपफुली आपको ये ओवरलैपिंग वाले कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, इसको देखो थोड़ा सा यहां पर इस वाले टॉपिक को यहां और इसने क्लियर किया, बार बार इसलिए क्लियर कर रहा है क्योंकि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सोशल डिफरेंस क्रॉस करता है एक दूसरे को, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर। इट मीन्स दैट द ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी द डिफरेंट साइड ऑफ द डिफरेंट इशूज। ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझें अच्छे से, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इजी हो जाएगा अगर आप इसको ट्रांसलेट करके समझेंगे तो, कि अगर इफ अ सोशल डिफरेंस क्रॉस वन अनदर, कोई सोशल डिफरेंस है, आपके पास में और मेरे पास में कोई सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, किसी भी तरीके का डिफरेंस है आपके और मेरे में, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है किसी ग्रुप के लिए, वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, कि वो शेयर कर सके कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू और वन साइड। ठीक है, इसको और सिंपल करता हूं, काफी टफ हो रहा होगा। जैसा भी ऊपर इसने बताया कि आप किसी एक मुद्दे पर किसी मतलब कंपैरेटिवली आप डिफरेंस रखते हैं या सिमिलैरिटीज रखते हैं, आपके पास में एक और कोई डिफरेंस आया, ऐसे में अगर आपने उस डिफरेंस को ज्यादा वैल्यू दी तो ऑटोमेटिकली, चाहे आपकी सिमिलैरिटीज भी थी किसी के साथ में, तो ऑटोमेटिक आप उससे अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा हिंदू रिलीजन
हिंदू रिलीजन आपका भी है, बट उसमें मैंने कह दिया कि मैं तो राजपूत और आप ब्राह्मण या आप कोई और कम्युनिटी। तो हमने क्या किया, हमारे जो डिफरेंस थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, इनके अलावा अगर कोई सिमिलरिटीज भी है या कोई डिवीजन भी है तो उसमें भी हम कई कैटेगराइजेशन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फिर पैच नहीं कर पाते हो, मैच नहीं कर पाते हो, यू नो। तो ऐसे में कुछ जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं किसी एक इशू पर, तो यहां पर वो उसका डिफरेंट साइड होता है डिफरेंट इश्यूज के लिए। कई जगह पर वो कॉमन है तो कई जगह पर वो अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे कि जैसे हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में आप और मैं फॉलोअर थे सेम रिलीजन के, बट उसके बाद भी हमने हमारे यहाँ कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे डिविजन्स क्रिएट कर लिए। गॉट इट। चलिए आगे देखें, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, समझना, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझना कि नॉर्दर्न आयरलैंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको आपने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था हिस्ट्री का, उसमें भी समझाया अच्छे से। उसमें हमने नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए क्या बात की है। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में हमने आपको बताया था कि जब यूके, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट उसको बनाया गया, इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने बहुत ही तगड़ी तरीके से क्या किया था, आयरलैंड के 2 हिस्से कर दिए, उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करवा दिए। नॉर्दर्न आयरलैंड एंड जो सदर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न एंड जो सदर्न पार्ट था आयरलैंड के 2 टुकड़े करवा दिए। वहां पर क्या टैक्टिस थी, क्या हुआ था, उसके बारे में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। नहीं देखा है तो आप हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, वहां पर इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था और एक और प्लेस है नीदरलैंड्स, ये वो 2 एग्जाम्पल हैं जो इस चीज को समझाने के लिए काफी अच्छे से मतलब आपको सूट कर सकते हैं। कैसे देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड में और नीदरलैंड्स में क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को और हम सेक्ट्स में डिवाइड करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दोबारा समझें, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को। यू गॉट इट। नीदरलैंड्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड्स में एक जो सबसे सिमिलैरिटी थी दोनों के अंदर कि यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। बट क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट्स। तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, अच्छा इसको ऐसे समझो कि देखो कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वहां पर क्लासेस, देयर रिलीजन ओवरलैप ईच अदर। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो उनका धर्म है, फिर उसके बाद में उसकी जो क्लास है, क्लास कौन सी हुई, जैसे वहां पे कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट्स, इनके बीच में क्या है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप के अंदर मैंने क्या कहा था, ओवरलैप में मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का नेगेटिव एसेंस होता है इसमें, ठीक है, कि एक चीज को आप भूल जाते हो और दूसरे वाले को आप ओवरलैप करने देते हो, जिसके कारण से डिविजन हो जाते हैं सोसाइटी में। तो वही डिवीजन यहां हुआ कि आप ठीक है क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छी बात। आपने कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स वहां 2 कम्युनिटीज देखी, ये भी बहुत अच्छी बात। बट उसके बाद में आपने किसी एक कम्युनिटी को तो सुपीरियर बना दिया और दूसरे को इंफीरियर बना दिया, तो इसके कारण से सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट हो गए, जो नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर देते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, ठीक है। तो यहां पर का अगर आप देखेंगे, इस पूरे इंसिडेंस को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस का एग्जांपल है। किस टाइप के, ओवरलैप के, ठीक है। Catholics are also more likely to be poor and having suffered in a history of discrimination. तो Protestants and Catholics 2 कम्युनिटी, वहां पर आइडियोलॉजी यही रखी गई कि जो कैथोलिक कम्युनिटी है वो तो गरीब है, दयनीय है, उनको तो मतलब मैजरेबल कंडीशंस में है, दे मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉमन पीपल और दे मस्ट नॉट बिलोंग टू कॉमन कम्युनिटी, उनको तो अलग ही कर दो, जैसे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में किया गया। यू गॉट इट। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। सो अगर आगे देखें, नेदरलैंड्स में देखें तो यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी है। कैसी है भाई, देखो इसको, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसके बारे में यहां समझाऊं मैं आपको, तो नीदरलैंड्स के अंदर जो क्लासेस हैं, जो धर्म है, वो क्रॉस कट करता है ईच अदर। मतलब क्रॉस कटिंग में क्या होगा, क्रॉस कटिंग के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। नेगेटिविटी कैसे नहीं आती कि ठीक है भाई, आपका धर्म क्या था, आप कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, आप एक ईसाई कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ये आपका डिवीजन और ये आपकी सिमिलैरिटी हो गया, ठीक है, कि आप प्रोटेस्टेंट्स हैं, कि आप
या तो प्रोटेस्टेंट्स हैं या कैथोलिक हैं, ये सारी आपकी सिमिलरिटीज होंगी। अब उसके बाद में आपने ग्रुप भी बना लिए, बट सोसाइटी को आपने डिवाइड नहीं होने दिया। कैसे? क्योंकि आपने ये कंसीडर नहीं किया कि भाई कैथोलिक कम्युनिटी में आपने बर्थ लिया है तो आप तो गरीब ही होंगे, ये आपने नहीं किया। तो एक तरीके से जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई कि ओवरलैप वाले में तो जो डिफरेंसेस होते हैं या जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो एक दूसरे को तोड़ देती है, कम्युनिटीज को आपस में तोड़ देती है, जबकि क्रॉस कटिंग में इस तरह के किसी भी डिफरेंस का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। गॉट इट? सो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड्स में आपने देखा कि वहां पे कैथोलिक्स को मेजरेबल कंडीशंस में देखा गया, दे वर पुअर, दे कंसीडर एक्चुअली पुअर या सफर्ड। ऐसे में अगर हम नाइदरलैंड्स की बात करें तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। द क्लासेस, द रिलीजन यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कट करते हुए दिखते हैं। कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स दोनों साथ हैं, दोनों रिच हैं, पैरेलली दोनों पुअर हैं। रिजल्ट ये है जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, जबकि नाइदरलैंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने किसी को ऐसी कंडीशन में रखा ही नहीं, आपने उनको ऐसा माना ही नहीं कि आप तो पुअर हैं, आपके ऊपर हमें कर्ज रखना, मतलब एक तरीके से आपने आपके ऊपर हेल्प हमें करनी चाहिए। आपने ऐसे किसी को बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। आपने क्या किया? आपने सबको सेम अपॉर्चुनिटीज दी एंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गिव यू द कॉमननेस, आपको एक यूनिटी का फीलिंग देती है, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट का फीलिंग देती है, एंड इवन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मरने देती किसी इंसान की। सो वो यहाँ पर क्लियर होता है। अगर आपके बीच में किसी के भी बीच में कोई भी किसी भी टाइप का डिफरेंस है, अगर आप किसी भी टाइप का डिफरेंस देखते हैं, फील करते हैं, तो उस डिफरेंस को इफ यू आर गिविंग देम चांस, अगर आप उनको मौका देते हैं तो वो डिफरेंस इजीली एक्सेप्टेड हो जाता है। अब देखो इमेजिन कीजिए, इसमें सिमिलैरिटीज की बात करता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। कई बार ऐसा होगा कि हम हिंदी बोलने वाले हैं, ये भी मान लिया, हमारा धर्म है, ये भी मान लिया। अब चलो इन सबको एक बार अलग करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम सभी अभी फिजिकली हमें फिट दिख रहे हैं, सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो पूरे तरीके से मतलब हमारे जैसे नहीं होते, डिसेबल्ड होते हैं, हाथ नहीं होता या फिर पैर नहीं होता, आंख नहीं होती, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या होगा? वो हमारे साथ में कहीं ना कहीं हमारे साथ में ज़्यादा बेटर फील नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ किसी ऐसे पर्सन के साथ में वो रहें जो पर्सन उनके जैसा हो। बात समझ रहे हो मेरी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा हमारे साथ, क्योंकि हम बोल पा रहे हैं। वो उस व्यक्ति के साथ जरूर कंफर्टेबल फील करेगा जबकि वो उसको नहीं जानता होगा, जो बोल नहीं सकता। तो ऐसा मेंटेलिटी ये बन जाती है कि जिस भी टाइप का डिफरेंस आप रखते हैं, जिस भी टाइप का डिफरेंस आप रखते हैं या सिमिलैरिटीज आप रखते हैं, तो वो जो दूसरा कम्युनिटी चाहे वो कहीं भी रहता हो, कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, वो आपका है बजाय उन लोगों के जो आपके साथ रहने लेकिन आप जैसे नहीं दिखते। हो गई बात क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर भी यही हुआ। नाइदरलैंड्स के अंदर जो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर भैया कैथोलिक्स को बोल दिया गया, प्रोटेस्टेंट्स को बोल दिया गया कि भाई तुम अलग अलग हो जाओ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, जबकि नाइदरलैंड्स में ऐसा नहीं था। पुअर भी थे, रिच भी थे, कॉमन थे। गॉट इट? चलिए मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से आप एक बार समझ लीजिएगा। क्या लाइन है? यहां इसने कहा कि जो ओवरलैपिंग कंडीशन है, यहां पर बताया कि जो ओवरलैपिंग कंडीशन है वो सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट करती है, और इन सोशल डिफरेंसेस के कारण से पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, सोसाइटी के अंदर टेंशन होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में ये चीज हमें बताती है कौन? ओवरलैपिंग। जबकि क्रॉस कटिंग ऐसा कुछ नहीं बताती। क्रॉस कटिंग बोलती है कि भैया तुम एक साथ रह सकते हो, आपको एक साथ रहने का अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है कौन? क्रॉस कटिंग। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऊपर वाले लाइंस में भी यही बोला हमने, बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। होपफुली ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो भाई बात समझ लेना, किसी एक डिफरेंस के कारण या किन्हीं डिफरेंसेस के कारण आप सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट कर दो तो वो कंडीशन या वो डिविजन्स होते हैं आपके ओवरलैपिंग। और अगर डिफरेंस कितने भी हों बट यू आर नॉट क्रिएटिंग और डिवाइडिंग द कम्युनिटीज और सोसाइटी, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। होपफुली यू हैव कंसिडर्ड और यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा भैया आगे बात करना जरूरी है। आगे इसको देखते हैं अपन कि कैसे यहां पर ये जो पॉइंट डिसाइड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है इसको, वो क्या है।
देखो यहाँ पर सेम वैसी ही कुछ चीज़ है और उसी के बारे में बता रहा है कि जो सोशल डिविजन्स होते हैं एक टाइप के, दूसरे टाइप के, मतलब एक जैसे या एक से ज़्यादा कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिवीज़न एक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इन शॉर्ट कि कोई एक कंट्री है, उस एक कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया से बड़ा एग्जाम्पल आपको इसका नहीं मिल सकता कि सोशल डिवीज़न किसी एक टाइप के या किसी दूसरे टाइप के अधिकतर कंट्रीज में मिलते ही मिलते हैं। मतलब कंट्री के अंदर डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती ही मिलती है। अब मैंने एग्जांपल इंडिया का दे दिया, इससे बड़ा तो एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ आज बात करें कि अधिकतर कंट्रीज में सोशल डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में चाहे धर्म के बेसिस पर हो, चाहे भाषा के बेसिस पर हो, जातियों के बेसिस पर हो, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इवन हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे जर्मनी, जैसे स्वीडन, यहाँ पर ज़्यादा हाईली होमोजीनियस पीपल रैपिडली undergoing rapid changes into influx of people from the one part of the world. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, किसी कम्युनिटी के आप पार्ट हैं, आप हैं और किसी कंट्री में आप रह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर मेरे जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं रह सकूँ मिलजुल कर, तो आई विल गो फ्रॉम दैट कंडीशंस, मैं वहाँ से कम आउट हो जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। मैं वहाँ पर जाकर के बसना चाहूँगा जहाँ पर मेरे जैसे लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं अचानक से साउथ में चला गया और वहाँ पर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर मुझे इंग्लिश यूज़ करनी है या फिर कोई दूसरी उनकी तमिल लैंग्वेज को यूज़ ही करना, इंग्लिश भी नहीं समझ रहे हैं, तमिल को यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने जर्मनी का देखा, हमने रशिया का देखा। अभी रशिया का तो रिसेंट केसेस चल रहे हैं। यूक्रेन वाला क्या है, डॉनबास रीजन के अंदर रशिया कम्युनिटी के लोग हैं ना, रशियन कम्युनिटी के लोग हैं, इसीलिए तो रशिया उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और इवन उसको इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वो अपने साथ में अपने कल्चर को लेकर आते हैं, वहाँ पर के वो होकर के रह जाते हैं और उसी कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। अमेरिका का पार्ट देख लो, कनाडा के अंदर आधा कनाडा आपके पंजाबियों से, अपने पंजाबियों से भरा हुआ है, तो मिनी पंजाब है वहाँ पर एक। तो जब भी ये जो माइग्रेंट्स हैं, मतलब जो ऐसे कम्युनिटी है जो मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो अपने साथ में केवल वो अपना कल्चर नहीं लेके जाती, वो अपनी डाइवर्सिटी को भी वहां लेके जाती है और इस डाइवर्सिटी से वहां पर एक नया टाइप का कल्चर, एक नया टाइप का कम्युनिटी क्रिएट हो जाता है। गॉट इट? मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, सोशल डिविजन्स की पॉलिटिक्स, सोशल डिविजन्स की पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेसी में इस तरह का कंपटीशन आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कंडीशंस को बेस बना करके अपना जो वोट बैंक होता है उसको बढ़ाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, चलो इसको एक बार छोड़ दें, नॉर्मल अपन अपनी कंसीडर करें अपनी बातों को, तो आपने पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर पढ़ा है। पॉलिटिकल पार्टी में हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को पढ़ा उसमें। जैसे कांग्रेस का आइडियोलॉजी कुछ और था, बीजेपी का आइडियोलॉजी कुछ और है, फिर टीएमसी का अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है, सबका अलग अलग आइडियोलॉजी है। अगर मैं इसको यूं कहूँ, बात समझना, अच्छे से सुनना, कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले कुछ और लोग होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उधर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। अब बात समझिए, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये किसी ना किसी तरीके से उससे रिलेट करता है, तब जाके उसका फॉलोअर बनता है। ऐसा ही तो हुआ। तो यहां पर ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है बहुत सारे पार्ट्स में। यहां पर आप ये जब कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन के अंदर सोसाइटी का डिवीजन होना तय है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट कर देती है, कुछ जो डिविजन्स नहीं भी है उनको महसूस करवा देती है कि भैया ये डिविजन्स हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम इन डिविजन्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे जो आपके साथ ही हो रही है केवल। सो ऐसे में ये पॉलिटिक्स डिवाइड कर देती है और इस पॉलिटिक्स के डिवीजन के कारण, सोसाइटी के अंदर इस बंटवारे के कारण आगे चल के कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाती हैं। एंड वी कैन नॉट कंसिडर ऑल सच इवेंट्स कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो सारे इवेंट्स हैं ये तो बहुत नॉर्मल है, ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्टीमेटली दीज ऑल सच काइंड ऑफ एफर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज आर पुटिंग, ये हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर देती हैं, एंड दैट डिवीजन इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी और अ हेल्दी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका भी एक बहुत ही नेगेटिव रोल होता है। पॉजिटिव तो होता ही होता है, बट नेगेटिव रोल ये भी होता है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को डिवाइड कर देते हैं अपने वोट बैंक्स के लिए, एंड अल्टीमेटली फिर वहां पर जो लोग होते हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी पॉइंट को थोड़ा सा और पढ़ते हुए समझते हुए देखें तो कैसे कॉम्बिनेशन होता है पॉलिटिक्स का और सोशल डिविजन्स का। ये काफी डेंजरस एंड काफी एक्सप्लॉसिव कॉम्बिनेशन है। जब पॉलिटिक्स में सोशल डिविजन्स को आपने ऐड कर लिया तो यहां पर सिचुएशन भैया बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब ये कैसे होती है, इसके ऊपर यहाँ थ्योरी इसने दे रखी है। आप जानते होंगे हमने जब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ा था वही इसने भी यहां दिया। चलो इसको भी छोड़ो, एक और अपन इसका रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भी रशिया वर्सेस यूक्रेन, रशिया वर्सेस यूक्रेन क्या हुआ? डॉनबास रीजन जहां पर रशियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने इनसे हेल्प मांगी, रशिया ने उनकी हेल्प करी अकॉर्डिंग टू जो यूएन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इन्होंने इनकी हेल्प करी, और आज देख लो वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर आ गए अपन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जब यहां की कम्युनिटी वर डिससेटिस्फाइड तो एक्सटर्नल बॉडी हैज टेकन द बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज, देखा उसको और बेनिफिट्स लेना शुरू। और देखो इसको, अब आपकी किताब में क्या एग्जांपल दिया? आपकी किताब में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, वो जो हमने पढ़ा उसका एग्जांपल यहां पर दिया गया कि कैसे यूके, देखो आपने पढ़ा कि सबसे पहले तो ब्रिटेन के साथ में बना वेल्स, इसके साथ में बना आपके स्कॉटलैंड, इसने बना दिया ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। फिर जब इसके अंदर आपने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया, नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ने के बाद बन गया ये यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, अब समझो दोबारा से, यहां पर कहा कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था क्रिश्चियन कम्युनिटीज में। वहां पे 53% कैसे थे? प्रोटेस्टेंट्स थे, और ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे इसके अंदर 44% कैथलिक्स थे। ठीक है, एंड जो कुछ लोग और थे वो एक्स्ट्रा कैथलिक्स रिप्रेजेंट करते थे। अभी ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पुअर इनको माना जाता था। ठीक है, सो द कैथलिक्स रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट पार्टीज, ये डिमांड करते थे नॉर्दर्न आयरलैंड को वापस से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाना चाहिए, जबकि जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो रिप्रेजेंट किए जा रहे थे यूनियनिस्ट के थ्रू, और ये यूनियनिस्ट थे, ये चाहते थे कि यूके का पार्ट ही बने रहे। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, दे वांटेड कि ये यूके का पार्ट ही बने रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पे कैथलिक कम्युनिटी और प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना भैया तय है। क्यों तय है? क्योंकि एक देश को 2 तरीके की कम्युनिटी, 2 तरीके की पॉलिटिक्स चलाने वाले लोग, 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही हैं, और ये जो यहां पे कंडीशंस हैं ये एक्सप्लॉसिव है, काफी ज्यादा डेंजरस है। तुम जानते हो उनके बीच में कंडीशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हुई। दोबारा समझें कि कैथलिक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नेशनलिस्ट पार्टीज, जो चाह रही हैं कि वापस से ये आयरलैंड का हिस्सा बन जाए, और जबकि जो यूनियनिस्ट हैं दे आर सपोर्टिंग टू द प्रोटेस्टेंट्स कि भैया तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें ही रहना चाहिए यहां पे, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी भी थी 53% के साथ। दिस डिफरेंस लेड टू द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। फॉर श्योर होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि इतना डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ना नहीं चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बेनिफिट्स के लिए दे आर एक्चुअली टेकिंग एडवांटेजेस, और ये जो एडवांटेजेस हैं इन सब का हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा जस्ट ड्यू टू सच। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग कि यहां पे बहुत सारे सिविलियंस को अपनी जान खोनी पड़ी, बहुत सारे मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने
बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा। 1998 वाज द टाइम जब यूके की गवर्नमेंट ने और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली और कह दिया भैया ठीक है, तुम इसको, इस हिस्से को तुम तुम्हारे अंडर में रख लो। तब से यूके के अंडर में है कौन? नॉर्दर्न आयरलैंड। और नॉर्दर्न आयरलैंड वाले ये सोचते हैं कि बहुत सही हुआ, इन लोगों को डिवाइड कर दिया गया, इनको पता भी नहीं चला। यूके कैसे बना? ऐसे बना यूके। पहले ब्रिटेन वालों ने वेल्स को और फिर स्कॉटलैंड को अपने साथ में मिला लिया, फिर इन्होंने आगे चल के अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने साथ मिला लिया। ये थोड़े से मूर्ख रह गए, इनको पता नहीं चला। चलो ठीक है, ये भी हो गया। कई बार ऐसा होता है, ऐसा एक और केस हमने देखा कि यहां पर यूगोस्लाविया एक कम्युनिटी, एक नेशन था, बहुत बड़ा कम्युनिटी था सेंट्रली यूरोप की। जब नीचे देखेंगे आप, यूरोप के अंदर जो साउथ वाली कंट्रीज है वहां पर पड़ता है यूगोस्लाविया, हालांकि अब तो नहीं है, क्योंकि वहां पर भी ऐसा डिवीजन था। ये डिवीजन डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, और नहीं कर पाए तो ठीक है, 6 बड़े बड़े कंट्रीज में डिवाइड हो गया, 6 डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशंस में ये बट गया। ये सेम वैसी बात होगी जैसे राजस्थान वालों का कल्चर है खंबागणी बोलना, और पंजाबियों का रीजन है, मतलब उनका एक तरीके से आप कह सकते हो ना, कैटेगरी कल्चर ये कहता है कि भैया ठीक है, उनके हिसाब से जो भी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या कहते हैं पंजाबी लोग, बताना कमेंट करके क्या बोलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी। तो आप ऐसे बोलो कि तुम्हारा डिवीजन अलग अलग कर दो सारे स्टेट्स को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट हाँ, अगर ऐसा कर रहे हो, अगर वो ऐसा करते हैं, तो सोचो हमारे देश के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे। 28 स्टेट्स अलग अलग डिवीजन लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाया गया है। एट प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, तो इन सबको अलग अलग कर दें। लेकिन हम बहुत मुश्किल से एक साथ बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो हम एक साथ बांधे हुए हैं, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सारे नेशन इसको बियर नहीं कर पाते हैं और ऐसे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में टूट जाते हैं। हालांकि हमारा एक एक स्टेट बहुत बड़े बड़े देशों के, यूरोप के तो बहुत सारे देश आ जाए, हमारे स्टेट उनसे कई ज़्यादा बड़े हैं, बट फिर भी हम एक ही कंट्री का पार्ट है। यही बात है, यही रीज़न है कि हम 8वीं बार यूनाइटेड नेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके लिए चुने गए हैं 2021-22 के अंदर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए दुनिया पूछती है हमें, अदरवाइज क्यों पूछेगी भाई। आ जाओ नेक्स्ट में। पहला पॉइंट क्या था? पहले पॉइंट में हमने बात की कि कैसे यहां पे पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन को साथ में लेकर आती है और कितना ज्यादा डेंजरस और एक्सप्लोसिव कंडीशंस क्रिएट कर देती है। दूसरा, ये जो सोशल डिवीजंस होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, कैसे डिस्ट्रैक्शंस डज नॉट लेड टू डिस्ट्रैक्शंस, कि यहां पर ये जो डिवीजंस हैं पॉलिटिक्स में कुछ अफेक्ट नहीं कर पाते, हर बार नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो सोशल डिवीजन है एक तरीके का दूसरे तरीके का एग्जिस्ट करता है इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये डिवाइड कर देते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेसी के अंदर एक तरीके से ओनली नेचुरल दैट द पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज डिविजन्स, मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। इस लाइन को अच्छे से समझ लेना। And look after the representations of various communities and make policies to redress the grievances of this disadvantaged community, ठीक है। ये जो भी disadvantaged communities हैं उन communities के ग्रीवेंस के redressals के लिए ये जो political parties होती हैं promises कर देती हैं, चाहे पूरे हो चाहे नहीं हो। लेकिन हर बार ये जो एक्सप्रेशन है सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स के अंदर डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट नहीं करता है। मैं बात बिल्कुल इसको अच्छे से समझा सकता हूं, इसको एक बार देखें आप फिर से। यहां इसने क्या कहा है, इसने बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में आपको कहा कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ही नेचुरल है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, इलेक्शंस होंगी, तभी तो डेमोक्रेसी है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक्स कैसे बढ़ाएगी, तो उसको वोट बैंक बढ़ाने का एक ही सिंपल तरीका है, और वो है कि जितने भी डिवीजन्स आपके यहाँ हैं उन सभी को एक तरीके से हाईलाइट करो। जब आप हाईलाइट करोगे तो उनको अपनापन लगेगा, तो दे कैन बी योर्स, और आपको क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और जब ये वोट डालेंगे तो दीज वोट्स कुड बी मेक यू विन, आपको जिता सकते हैं। सोशल डिविजन्स वोटिंग को अफेक्ट करते हैं। हिंदू और मुस्लिम कर दो तो हिंदू एक हो जाएंगे, मुस्लिम एक हो जाएंगे। हालांकि उसमें भी जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो धर्म के आधार पर बांटे गए लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे। बात समझ रहे हो मेरी? जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू सपोर्टर है और कांग्रेस मुस्लिम सपोर्टर है, तो सारे हमारे इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं हैं। सारे लोग इतने, हालांकि मैक्सिमम तो हैं भैया, सॉरी टू से, बट हाँ मैक्सिमम तो हैं जो अपने वोट बैंक को केवल धर्म के आधार पर जज करते हैं। आप लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आनी चाहिए
कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बेनिफिट्स के लिए हमारे साथ में गेम खेलती है एंड हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं दैट शुड नॉट बी, ठीक है, बट हाँ व्हाट वी कुड डू, चलिए कोई नहीं। और अल्टीमेटली कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कम्युनिटी को अपना बेनिफिट दिखा देती हैं, उनके जीत के आने के बाद में उनको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बता देती हैं, और हमारे भैया जो कम्युनिटी वाले हैं, अलग अलग कम्युनिटी वाले हैं, वो दीवाने हो जाते हैं और उसके बाद में उनको जिता देते हैं या हरा देते हैं। अब यहां पर हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के अंदर रिलेशन हमारे यहां रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझे? द फैक्टर्स क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के बिहाफ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के ऊपर क्या आउटकम या क्या रिजल्ट निकलने वाला है। शैल वी स्टार्ट? देखो 3 पॉइंट है इसके अंदर और तीनों पॉइंट को बहुत आसानी से समझना। पहले वाली जो लाइन है उस लाइन के अंदर आपको इसका एसेंस मिल जाएगा। द फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम ऑफ डिपेंड्स ऑन द हाउ पीपल प्रिसाइज देयर आइडेंटिटी। पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिक्स में आपको एक तरीके से ये बता तो दिया कि भैया तुम अलग हो इससे, लेकिन लोग उसको कैसे समझ पा रहे हैं, लोग कितना उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, लोग कितना उसको अपने जैसा या अपने से अलग मान पा रहे हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे देखते हो? आप अपने आप को हिंदुस्तानी देखते हो, आप अपने आप को एक मुस्लिम देखते हो, हिंदू देखते हो या क्रिश्चियन देखते हो? कैसे आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हो? हिंदी बोलने वाले हो कि कोई दूसरी भाषा बोलने वाले हो? उसके हिसाब से हम डिवीजन क्रिएट करेंगे, उससे हमारा आउटकम निकलेगा। ये इस बात पे तय है कि आपने अपने आप को कैसा समझा है, क्या समझा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखें। तो अगर आप अपने आप को, इफ द पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। अगर कोई पर्सन अपने आप को बोलेगा भैया मैं तो एक ही सिंगुलर मेरी आइडेंटिटी है, और उसी आइडेंटिटी के हिसाब से वो कहीं पर मैच करना चाहेगा, तो बड़ा दिक्कत होगा उसको। कैसे? मैंने कहा मैं तो वहीं रहूंगा जहां हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मेरी आइडेंटिटी केवल हिंदी से है, तो फिर मैं कहीं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। फिर तो कोई भी मुझे इंग्लिश का एक शब्द भी बोलता हुआ देखा तो फिर तो मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये कहूं कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स वाले में हूं। अब कुछ लोग हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे प्योर, फिर क्या करोगे? कुछ इंग्लिश बोलने वाले हो जाएंगे प्योर, फिर क्या करोगे? मतलब केवल आप एक ही पर्सनल आइडेंटिटी लेके चल रहे हो ना, तो आपके साथ तो बहुत पंगे होंगे, तय है बात। तो पहला यही है कि आपने अपनी आइडेंटिटी कैसे देखी है। इसमें सबसे बेहतर होता है कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को हमेशा सबसे पहले फॉलो करें, ठीक है। आपके पास ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं उन सबके पहले आना चाहिए आपकी नेशनल आइडेंटिटी, और यही आइडेंटिटी को आपको परस्यू करना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, इन सबसे पहले आना चाहिए आपका नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। आधार कार्ड वाली बात कर रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? सेकंड, सीरियसली मत तो ले लेना भाई इसको। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है, हमने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको भी जीतना है, तय है बात, सारी बात मान ली हमने। बट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उनको भड़का रही है? बहुत सारे, मैं क्योंकि अपन पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं तो अपन को पता भी होना चाहिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज़्यादा गलत शब्द यूज़ करती है एक दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए, भाई कि आप 24 घंटे पुलिस हटा दो फिर हम बताएंगे हम कौन है। इस तरह के शब्द भी हमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर टोंट करती हुई दिखती है, तो हमें अब ऑटोमेटिकली गुस्सा आना तय होता है। उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो ऐसी शब्दावली को यूज़ करते हैं जिससे कि द कंडीशंस कैन नॉट बी ईजी और पीसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने को। देखो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल लीडर्स कैसे इस चीज़ को देखते हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपने जिस प्रकार से, जिस तरीके से, ज़्यादा हिंदी तो नहीं हुई, आपने जिस तरीके से अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स को उठाया है वो आपको आपकी मतलब इमेज क्रिएट कर देगी। आप बोलोगे केवल हिंदू ही रहना चाहिए, आप बोलोगे केवल मुसलमान ही रहना चाहिए, तो भैया तुम्हारे इन मतलब पूर्वज थोड़ी देके गए थे भारत वाला ये हिस्सा कि भाई यही रहेंगे, ये नहीं रहेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता ना। और दूसरी चीज ये भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है, ये वाली चीज भी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो भी समझ लो। ये डिपेंड करता है, ये डिविजन्स डिपेंड कर रहे हैं। क्या हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन कैसे आउटकम्स लेकर आते हैं। तो पहला कि लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी देख रहे हैं, नेशनलिस्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज उनको कैसे डिवाइड कर रही है। और तीसरा सुनो कि डिवाइड तो कर दिया पॉलिटिकल लीडर्स ने, फिर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है इन डिमांड्स पे। गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही तो है। ये पॉलिटिक्स में एक तो बनेगा, पावर में आएगा, और एक अपोजिशन बनेगा। तो जो पावर में आए हैं, जो गवर्नमेंट में आए हैं, क्या वो बायस्ड हैं जैसा हमने श्रीलंका में देखा? क्या वो बायस्ड हैं या वो बायस्ड नहीं है जैसा हमने बेल्जियम में देखा? श्रीलंका के अंदर तो बायस थे एक भाषा के आधार पर, जबकि बेल्जियम में वो जानते थे कि भाई अकोमोडेशन सही होना चाहिए हमारा। ठीक है, सो ये थर्ड वाला पॉइंट यही है, लोग अपनी आइडेंटिटी देखेंगे। वहां पर देखा भाषा के आधार पर, कहां पे देखा? बेल्जियम में और श्रीलंका में। फिर लोगों की कम्युनिटीज के मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको प्रोवोक किया गया। श्रीलंका के अंदर देखा, बेल्जियम के अंदर देखा, लेकिन फिर अकोमोडेट कैसे करा उसको, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो डिमांड्स है हमारी, उसको हाउ यू आर टैकलिंग, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। होपफुली ये चीज भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल बी मोर हैप्पी कि 2 दिन के अंदर ही हमने इस चैप्टर को, इवन आज ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज शायद सुबह ही मैंने इस लेक्चर को डाला था, तो होपफुली आज ही आपको मिल जाएगा ये लेक्चर भी, सेकंड वाला। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हैं सोशल डिविजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और हमें मानना चाहिए हेल्दी भी है। आप इन 2 फोटोग्राफ्स को देख रहे होंगे। ये तो है हमारी सोच कि हमें कभी भी, देखो आपके पास में, आपको सोचो पूरा का पूरा चांद बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, एक बार के लिए अच्छा लग सकता है, और एक बार के लिए आपको चांद दिख ही नहीं रहा, आसमान बिल्कुल अंधेरा, हर जगह अंधेरा है, वो भी आपको एक बार के लिए अच्छा लग सकता है। लेकिन आपके लिए हमेशा ही या तो अंधेरा हो जाए या हमेशा ही चांद पूरा दिखे, तो वो आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि उसकी अलग अलग शेप्स लगभग हर 15 दिन के अंदर उसकी जो बदलती हुई शेप है वो आपको अट्रैक्ट करेगी। या फिर एक क्लास के अंदर केवल एक ही टाइप के बच्चे आपको दिखें, सेम हाइट वाले, भाई कोई छोटा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, मोटा भी होना चाहिए, मजाक कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, तो भाई ये तो है हमारा पैशन, ये तो है हमारी एक्चुअल कंडीशन एंड इट शुड बी। अगर ऐसा हो जाएगा तो दैट वुड नॉट गिव अस द राइट वे, एक हेल्दी एनवायरमेंट। ये रेसिज्म हो जाएगा कि एक रेस इधर एक रेस इधर, ये वाले इनसे रिलेट नहीं करते, ये वाले इनसे रिलेट नहीं करते। बात समझ में आई? मेरे हिसाब से आ गई होगी। डेमोक्रेसी में भी यही है, हर चीज का एडवांटेजेस है, हर चीज के डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने किसी को अलाउ करा, अगर आपने किसी को अलाउ किया तो आपके साथ ऐसे मिक्स हो जाएगा जैसे आप ही का पार्ट हो। अलाउ नहीं किया तो उसको मजबूर होना पड़ेगा अलग होने के लिए, और जब अलग हो जाएंगे तो सोसाइटी के अंदर डिवीजन हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसके अंदर एक मीडिएटर की रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। यहां पर ये जो इश्यूज हैं इसको रिड्यूस करने का काम केवल गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर इस तरह का कोई काम करे जिससे कि सभी लोग अपनी अपनी आईडी को या आइडेंटिटी को इस तरह से परस्यू करें कि वो सबसे पहले अपने देश को देखें बजाय अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखने के। सो दिस इज हाउ वी कैन कंसिडर और वी कैन टेक इस तरह के डिविजन्स को कि भाई तुम राइट मैनर में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। साथ ही साथ लोग जो हैं वो कई बार मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग सा फील करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण है कि अगर ये जो इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, इफ दे आर फेसिंग एंड इफ दे आर नॉट एबल टू कॉप अप विद सच, तो ऐसे में दे विल थिंक कि जो कंडीशंस है वो सही नहीं है। होपफुली ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल सा है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूं कि पहले एक बार ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस हुए थे उसको कंप्लीट करा दूं। फिर एक संकल्प सीरीज हमने चलाई थी, अगर आपको नहीं ध्यान है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा। एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, पीवाईक्यू के नाम से संकल्प का एसएसटी का मैंने सेशंस वहां पर रख रखे हैं। उसमें 2 ही वीडियो लेक्चर गए, इसमें थोड़ी सी मेरी गलती है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ मैं पैरेलल इसको चला रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं इसको कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी, एंड वो संकल्प वाली सीरीज जरूर आप देखिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बाकी सारे टीचर्स ने भी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कॉन्टिन्यूसली चला रखें। सो टेक बेनिफिट्स ऑफ इट एंड आप अच्छे से तैयारी रखें अपने एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जल्दी से ही आपको। कल मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ में और कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है? तो
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं है प्रॉब्लम तो मैसेज कीजिएगा, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच।